हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 26 जो कि है सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो अनलाइक द अमेरिकन, मतलब अगर आप देखें तो जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एक तरीके से एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट आपके एक एट द टॉप आपको देखने को मिलता है एंड हाई कोर्ट उसके नीचे है, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे जुरिस्डिक्शन इन द सेंस कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा आप कहीं पे अपील नहीं कर सकते हैं। एंड जो अंडर हाई कोर्ट अगर आप देखेंगे तो ये स्टेट लेवल का सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है जुडिशरी में। एंड आपको हायरार्की देखने को मिलेगी फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, जो कि जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको देखने को मिलेंगे, लोअर कोर्ट्स। तो आपको सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स जो कि अडोप्ट करा गया है कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जिसका मतलब क्या है कि जितने भी सेंट्रल लॉज हैं या जितने भी स्टेट लॉज हैं, एक तरीके से कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, तो इसने एक सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट सिस्टम लेके आया जो कि हमारे वहीं से ही आधारित है 1935 वाले से। और ये जो चीज़ है वो सेंटर पे और स्टेट पे दोनों पे लागू होती है। यूएसए के अंदर में क्या है कि जो फेडरल लॉज है वो एनफोर्स करे जाते हैं फेडरल जुडिशरी के थ्रू, एंड जो स्टेट लॉ हैं वो एनफोर्स करे जाते हैं आपके स्टेट जुडिशरी के थ्रू। और अगर आप देखेंगे तो डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स आपको यूएसए में देखने को मिलता है, क्या कि एक है सेंटर के लिए एंड बाकी अदर स्टेट्स के लिए। तो अगर आप दोनों का देखें तो इंडिया जो है वो भी एक फेडरल कंट्री है यूएसए की तरह ही, और इसमें भी यूनिफाइड जुडिशरी आपको देखने को मिलेगा और एक सिस्टम ऑफ फंडामेंटल लॉ एंड जस्टिस का चलता है। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो इनैग्रेट हुआ था 28 जनवरी 1950 को। और फिर आप अगर देखेंगे तो ये जो इट्स सक्सीडेड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में, तो उसके बाद यही आया था। और जो जुरिस्डिक्शन थी सुप्रीम कोर्ट की वो ग्रेटर है देन ऑफ इट्स प्रेडिसेसर, यानी कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से ज़्यादा जो जुरिस्डिक्शन है वो इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के थे। और ये इसीलिए क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रिप्लेस कर दिया था सारे जितने भी ब्रिटिश के प्रिवी काउंसिल थे, जो कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता था। और जो आर्टिकल 124 से लेकर 147 जो कि पार्ट 5 है कॉन्स्टिट्यूशन को डील करता है ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन, पावर एंड प्रोसीजर के साथ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के यहाँ जो पार्लियामेंट है वो ऑथराइज्ड है इनको रेगुलेट करने के लिए। कंपोजिशन के एंड अपॉइंटमेंट एट प्रेजेंट देखेंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो कंसिस्ट करता है 34 जजेस और एक चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस। एंड 2019 में जो सेंटर था उसने नोटिफाई करा है इंक्रीज किसमें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर में 31 से 34, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि 34 के अंदर 33 अदर जजेस और एक हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इनको मिला के 34 हो जाएगा। तो ये जो था इनेक्टमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस वाला अमेंडमेंट एक्ट 2019 में था, तो ओरिजिनली जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की वो फिक्स्ड थी कितनी, 8, एंड एक जो चीफ जस्टिस थी एंड मतलब एक चीफ जस्टिस होता था एंड 7 अदर जजेस। तो पार्लियामेंट है उसने इंक्रीज करा नंबर ऑफ अदर जजेस प्रोग्रेसिवली, लगभग 10 आ गए, पहले 8 से 10 हुए 1956 में, फिर 13 हुए 1960 में, फिर 17 हुए 77 में, फिर 25 हुए 86 में, फिर 30 हुए 2008 में, वो 33 हुए 2019 में। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, तो जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के वो अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो चीफ जस्टिस है मतलब जो चीफ जस्टिस है वो अपॉइंट करा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, यानी कि जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा और ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा, बट वो ये कि कंसल्टेशन करते हैं उन जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट के एंड जो हाई कोर्ट के, जो कि जिनके साथ ज़रूरी हो एक तरीके से डिस्कस करना। और जो जो अदर जजेस है वो अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा कंसल्टेशन करके चीफ जस्टिस के साथ एंड कुछ अन्य जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के एज ही डीम्स नेसेसरी, मतलब आवश्यकता अनुसार। और जो कंसल्टेशन है चीफ जस्टिस के साथ वो ऑब्लिगेटरी है किस केस में, जिस टाइम पे अगर क्या कर रहे हैं आप, अपॉइंटमेंट कर रहे हैं जज का अदर देन चीफ जस्टिस। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी क्या है ओवर कंसल्टेशन, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दिया है जो वर्ड है कंसल्टेशन का इन द अबव प्रोविज़न, कि अगर आप देखें तो एक फर्स्ट जज केस हुआ था 1982 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो कंसल्टेशन उसका मतलब ये नहीं कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन कॉन्करेंस, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने व्यूज़ का एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, मतलब व्यूज़ इन द सेंस कि आपके विचार में
ये क्या है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, आपके विचार क्या कहते हैं? सेकंड जज केस में तो सुप्रीम कोर्ट था, उसने अपना रिवर्स करा जो अर्लियर रूलिंग थी एंड इसका मतलब चेंज करा कि जो वर्ड है कंसल्टेशन, the meaning of the word consultation to concurrence. Hence, it ruled that advice tendered by Chief Justice of India is binding on the President in matter of appointment of the judges of the Supreme Court. तो यानी कि पहले वाले में तो ये बोला 1982 में कि देखो ये सिर्फ एक एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ है, कोई इस तरीके से बाध्य नहीं है, जो अगर कोई भी रिकमेंडेशन आती है तो। फिर 1993 में जो सेकंड जज केस आया उसने फिर उल्टा कर दिया कि नहीं, ये एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ नहीं है, ये जो है ये जो कोई भी अगर एडवाइस दी गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा तो वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जजेस के सुप्रीम कोर्ट के। ठीक, बट जो चीफ जस्टिस था जो कि चीफ जस्टिस था वुड टेंडर हिज एडवाइस ऑन द मैटर आफ्टर कंसल्टिंग टू ऑफ हिज। अब ये चीज़ और थी कि जो चीफ जस्टिस है वो अपनी एडवाइस तभी दे सकता है जब वो और कंसल्टेशन करे अपने सीनियर मोस्ट कलीग्स के साथ। तो सिमिलरली थर्ड जज केस में क्या हुआ कि जो कोर्ट था उसने सोचा कि ये जो कंसल्टेशन प्रोसेस है 1998 का प्रोसेस वो अडॉप्ट करा जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि एक रिक्वायर करता है कंसल्टेशन जितने भी अन्य जजेस हैं उन सब के साथ भी। ठीक, और जो सोल ओपिनियन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस। तो वो क्या कर सकता है, ही शुड कंसल्ट अ कॉलेजियम ऑफ 4 मोस्ट सीनियर जजेस, यानी कि इनके कॉलेजियम के साथ उसको डिस्कस करना होगा। ठीक, मतलब कि इसका सीनियर मोस्ट जजेस के सुप्रीम कोर्ट के, एंड इवन इफ़ अगर 2 जजेस वो एक एडवर्स ओपिनियन देते हैं तो ही शुड नॉट सेंड द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। ठीक, ही शुड कंसल्ट अ कॉलेजियम ऑफ 4, मतलब क्या करेगा, कॉलेजियम में 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, एंड इफ़ अगर 2 जजेस हैं वो एक एडवर्स ओपिनियन देते हैं तो वो क्या होगा, वो ही शुड नॉट सेंड द, मतलब वो अपनी जो रिकमेंडेशन वो सेंड नहीं करेगा गवर्नमेंट को। तो जो कोर्ट है हेल्डेट की जो रिकमेंडेशन बनाई गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा बिना किसी कंप्लाई करे हुए नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट के कंसल्टेशन प्रोसेस के, तो वो बाइंडिंग नहीं है किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर पे। फिर आता है 1990 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, तो एक एनजेए से आता है, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014, जो कि रिप्लेस कर देता है कॉलेजियम सिस्टम को, जो कि अपॉइंटिंग जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, विद अ न्यू बॉडी जिसको किस नाम से जाना जाता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने डिक्लेयर करा कि जो दोनों 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज वेल एज एनजेसी एक्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड है। कॉन्सिक्वेंटली जो अर्लियर कॉलेजियम सिस्टम है वो एक ऑपरेटिव बना दोबारा अगेन, और ये जो वर्डिक्ट था वो डिलीवर करा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फोर्थ जज केस में 2015 में। तो जो कोर्ट है उसने देखा ये जो न्यू सिस्टम है ये अफेक्ट कर रहा है इंडिपेंडेंसी किसकी, जुडिशरी की। ठीक, तो फिर वही नल एंड वॉइड करार दे दिया कि नहीं, ऐसे नहीं होगा इस तरीके से। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ, तो जस्टिस जो कि 1950 1950 से 1973 तक तो जो एक एक चीज़ चलती थी क्या कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो सुप्रीम कोर्ट के क्या बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। और ये जो कन्वेंशन था ये वायलेट हुआ 1978 1973 में, जिस टाइम पे एएन राय को अपॉइंट करा गया एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 3 अन्य सीनियर जजेस को सुपरसीड करके, यानी कि 3 लोग और सीनियर थे लेकिन उनको छोड़ के एएन रे को जज बनाया गया। तो 1977 में अगेन एमयू पेक को चीफ जस्टिस ऑफ बनाया गया, जबकि बनना था किसी एक सीनियर मोस्ट को। तो ऑब्वियसली आता कुछ ना कुछ तो चीज़ें ऐसी रही होंगी जो कि सीनियर मोस्ट छोड़ के इन लोगों को जजेस बनाया। तो जो डिस्क्रिशनरी थी गवर्नमेंट की वो कर्टेल करी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेकंड जज केस में 1993 में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट करा कि जो सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट का शुड अलोन बी अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, क्वालिफिकेशन, ओथ सैलरीज, ओथ एंड सैलरीज। तो यानी कि जो कोई भी पर्सन है जो कि अपॉइंट करा जाता है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो उसके पास फॉलोइंग क्वालिफिकेशन क्या है कि वो एक क्या होगा, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि सिटीजन होना चाहिए, और वो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का और 5 सालों के लिए कम से कम, या वो एडवोकेट होना चाहिए 10 सालों तक लगभग किसका, हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 10 ईयर्स, या वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए किसके ओपिनियन में, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। तो इन सब में से क्लियर हो जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कोई एक प्रिस्क्राइब नहीं करी है मिनिमम वेज अपॉइंटमेंट के लिए एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
ओथ और अफर्मेशन, यानी कि जो कोई भी पर्सन अपॉइंट होता है एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस, तो उसको क्या करना होगा, उसको ओथ लेनी पड़ेगी, अफर्मेशन, प्रेसिडेंट के सामने। और कोई भी पर्सन जो कि अपॉइंट करा जाए इस पर्पज़ के लिए, इस ओथ में जो जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो स्वेर करता है क्या, कि वो बियर करेगा ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और अपहोल्ड करेगा सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी इंडिया की, एंड ड्यूली एंड फेथफुली इन टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, नॉलेज एंड जो जजमेंट है वो परफॉर्म करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिस बिना किसी फियर और फेवर के, अफेक्शन और इल और विल के। ये अपहोल्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज को। सैलरीज एंड अलाउंसेज, जो सैलरीज अलाउंसेज एंड जो प्रिविलेजेस हैं वो क्या करेंगे, लीव एंड पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि डिसाइड करे जाते हैं टाइम टू टाइम पार्लियामेंट के द्वारा, तो ये वेरी होते हैं। दे कैन नॉट बी वेरीड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। इन 2018 जो सैलरी थी चीफ जस्टिस की, वो इंक्रीज़ करेगी 1 लाख से 2.80 पर लाख पर मंथ, एंड जो जजेस की थी उनकी 90,000 से 2.50 लाख पर मंथ, एंड दे आर ऑल्सो पेड सम्पटरी अलाउंसेज, मतलब ओबियसली अलाउंसेज तो मिलते हैं, प्रोवाइडेड विद फ्री एकोमोडेशन, अदर फैसिलिटीज़ लाइक मेडिकल, कार, टेलीफोन एक्सेट्रा। एंड जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड जजेस थे वो एंटाइटल्ड हैं 50% ऑफ देयर लास्ट मतलब ड्रॉन सैलरी एज मंथली पेंशन। इनकी मंथली पेंशन जो आएगी वो कितनी आएगी, 50% से मतलब जस्ट लाइक जैसे सैलरी है अगर 1 लाख तो 50,000 रुपये आएंगे, 50% आएंगे। टेन्योर एंड रिमूवल, टेन्योर ऑफ जजेस, तो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने फिक्स नहीं करा कोई भी टेन्योर जजेस का सुप्रीम कोर्ट के। हाउवर इसने 3 प्रोविज़न बनाए इस रिगार्डिंग में, कि वो ऑफिस को होल्ड कर सकता है कि जब तक वो एज ना अटेन कर ले 65 ईयर्स की, एंड कोई भी क्वेश्चन इस रिगार्डिंग में जो एज के वो डिटरमाइन कराया जाएगा अथॉरिटी के द्वारा इन सच अ मैनर जो कि प्रोवाइड करा जाए पार्लियामेंट के द्वारा। ये रिज़ाइन कर सकता है ऑफिस से बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, ये रिमूव करा जा सकता है ऑफिस से प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। रिमूवल ऑफ जजेस, तो जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो रिमूव करे जा सकते हैं बाय ऑफिस बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, और जो प्रेसिडेंट है वो इशू कर सकता है रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय पार्लियामेंट हैज़ प्रेजेंटेड टू हिम इन द सेशन ऑफ फॉर सच रिमूवल। और जो एड्रेस है वो मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, डेट इज़ कि जो कोई भी मतलब डेट इज़ की जो मेजोरिटी है टोटल मेंबरशिप की उस हाउस की, एंड जो मेजोरिटी है नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ डेट हाउस जो कि प्रेजेंट एंड वोटिंग है। एंड जो ग्राउंड ऑफ रिमूवल है वो 2 प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। जो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 जो कि रेगुलेट करता है प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ओके, यानी कि जो जजेस का जो रिमूवल है वो इम्पीचमेंट के थ्रू हो सकता है, लेकिन इम्पीचमेंट के लिए क्या करना होगा कि जो रिमूवल मोशन है वो साइन करा जाना चाहिए 100 मेंबर्स के द्वारा लोकसभा में, और 50 मेंबर इन केस ऑफ राज्यसभा, और ये जाना चाहिए किसको, यानी कि वही स्पीकर या चेयरमैन। जो स्पीकर या चेयरमैन है वो एडमिट करेंगे इस मोशन को, ये रिफ्यूज़ कर सकते हैं। इफ़ ये एडमिट हो जाता है तो जो स्पीकर और जो चेयरमैन है वो कंस्टिट्यूट करेंगे एक 3 मेंबर कमेटी जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी इन चार्जेस को। और जो कमेटी है वो कंसिस्ट करती है क्या, कि उसके अंदर में चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और एक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का, एंड एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। इफ़ अगर जो कमेटी है वो ये फाइंड आउट कर लेती है कि ये गिल्टी हैं या मिसबिहेवियर या सफरिंग आपको देखने को मिली है, इनकैपेसिटी, ये जो हाउस है कैन टेक अप कंसिडरेशन ऑफ द मोशन, और आफ्टर द मोशन जो कि वो पास हो जाता है दोनों सदनों के द्वारा बाय स्पेशल मेजोरिटी, तो फिर एक एड्रेस जो कि प्रेजेंट करा जाता है प्रेसिडेंट को रिमूवल के लिए जज के। फाइनली जो प्रेसिडेंट है वो पास कर देता है ऑर्डर रिमूव करने के लिए जज को। ये इंटरेस्टिंग बात है कि कोई भी जज अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इम्पीच नहीं हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट केस था इम्पीचमेंट का वो क्या था, जस्टिस वी रामास्वामी का, जो कि सुप्रीम कोर्ट में 1991 से 1993 के बीच में लाया गया था, लेकिन जो इंक्वायरी कमेटी थी उन्होंने उनको गिल्टी और मिसबिहेवियर जो उन पे लगा हुआ था, फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर, ही कुड नॉट बी रिमूव्ड एज द इम्पीचमेंट मोशन वाज डिफीटेड इन द लोकसभा, क्योंकि लोकसभा
मतलब उनको पा तो लिया गया था दोषी, गिल्टी और मिसबिहेवियर वगैरह इन सब में, लेकिन वो जो उनका मोशन था वो डिफीट हो गया था लोकसभा में, और जो कांग्रेस पार्टी थी उसने एब्सटेन कर दिया था वोटिंग से। एक्टिंग, एडहोक एंड रिटायर्ड जजेस। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है जज सुप्रीम कोर्ट का एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। व्हेन जो ऑफिस है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वो वैकेंट होता है, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो टेम्परेरी या एब्सेंट होते हैं, या जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अनेबल होते हैं परफॉर्म करने के लिए ड्यूटीज़ अपने ऑफिस की। एडहोक जजेस, एडहोक जज जिस टाइम पे लैक ऑफ कोरम रहता है किसका, परमानेंट जजेस नहीं है एक तरीके से कि वो होल्ड करें एंड कंटिन्यू करें सेशन सुप्रीम कोर्ट के, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट कर सकते हैं जज को हाई कोर्ट के एज एन एडहोक जज सुप्रीम कोर्ट के एक टेम्परेरी पीरियड के लिए। और ये सब जो होगा वो कंसल्टेशन के बाद होगा चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जो कि कंसर्न विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और जो जज हैं जो कि अपॉइंट करे जाएंगे और क्वालिफाइड हो अपॉइंटमेंट के लिए एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ड्यूटी है जजेस की कि वो सो अपॉइंटेड टू अटेंड द सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन प्रायोरिटी टू अदर ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। और वाइल सो अटेंडिंग वो एंजॉय करते हैं जितने भी जुरिस्डिक्शन है और जो पावर एंड प्रिविलेजेस हैं एंड डिस्चार्ज करते हैं सारी ड्यूटीज जजेस की सुप्रीम कोर्ट के। रिटायर्ड जज यानी कि एट एनी टाइम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिटायर्ड जज को, मतलब एक तरीके से जो कि रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के, रिटायर्ड जज है हाई कोर्ट के, कि वो एक तरीके से वो मतलब वो एक्ट कर सकते हैं एज अ जज सुप्रीम कोर्ट के एक टेम्परेरी पीरियड के लिए। ठीक, तो वही प्रीवियस कंसेंट होनी चाहिए प्रेसिडेंट की एंड ऑल्सो ऑफ द पर्सन जो कि अपॉइंटेड होंगे। ठीक, और ये जो जज है वो एंटाइटल है कि जितनी भी अलाउंसेस हैं एज द प्रेसिडेंट्स मे डिटरमाइन, और वो एंजॉय करते हैं जितने भी जुरिस्डिक्शन पावर एंड प्रिविलेजेस है ऑफ अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, बट he will not otherwise be deemed to be a judge of the Supreme Court. Okay. भले से वो जज की सारी पावर का मतलब यूज़ कर सकते हैं उस समय पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जज ही बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, बस वही है कि टेम्परेरी पीरियड। सीट एंड प्रोसीजर, यानी कि जो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर करता है कि जो दिल्ली है वो एज अ सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रहेगी, बट ये ऑल्सो ऑथोराइज करता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर सकते हैं अदर प्लेसेस को भी एज अ सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और वो डिसीजन ले सकते हैं इसके रिगार्ड में विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये जो प्रोविज़न ये ओनली ऑप्शनल है एंड ये कंपलसरी नहीं है। इसका मतलब ये कि कोई भी कोर्ट को दिस मीन कि जो नो कोई भी कोर्ट जो है वो कोई भी डायरेक्शन नहीं दे सकता इधर टू द प्रेसिडेंट और द चीफ जस्टिस कि वो अपॉइंट करें किसी अदर प्लेसेस को एज अ सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो प्रोसीजर है कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट है विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट वो क्या बनाता है, रूल्स बनाता है रेगुलेट करने के लिए जनरली द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कोर्ट की। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं और जो रेफरेंस है जो कि बनाए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 143 वो डिसाइड करे जाते हैं बेंचेस के द्वारा, जिसमें एटलीस्ट 5 जजेस होते हैं, और जितने भी ऑल अदर केसेस हैं वो डिसाइड करे जाते हैं सिंगल जजेस के द्वारा डिवीजन बेंचेस के द्वारा, और जो जजमेंट है वो डिलीवर करे जाते हैं ओपन कोर्ट के द्वारा। और जितने भी जजमेंट्स हैं वो मेजोरिटी वोट के थ्रू होते हैं, बट ये डिफ़र करते हैं देन जजेस कैन गिव डिसेंटिंग जजमेंट्स और ओपिनियंस। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने असाइन करे काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में। एक फेडरल कोर्ट है और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, और जो गारंटर है फंडामेंटल राइट्स का सिटीजन्स के, गारंटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, देयरफॉर इसकी जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है इफेक्टिव डिस्चार्ज के लिए ड्यूटीज़ के जो कि असाइन हुई थी इसको। और ये फ्री होनी चाहिए एनक्रोचमेंट से, प्रेशर से एंड इंटरफेरेंस से एग्जीक्यूटिव के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड जो लेजिस्लेचर है, और ये अलाउड करता है टू डू जस्टिस विदाउट फियर और फेवर। ठीक, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है द कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं टू सेफगार्ड एंड एंश्योर करने के लिए इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग सुप्रीम कोर्ट के। एक तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के वो अपॉइंट करे जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसका मतलब ये है कि जो कैबिनेट है इन कंसल्टेशन विद द मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी itself, judges of the Supreme Court and the High Court,
ये जो प्रोविज़न ये कर्टेल करता है कि जो एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन है एग्जीक्यूटिव की, वो इंश्योर करती है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो कि बेस्ड नहीं होगी किसी पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल कंसिडरेशन पे। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कि यानी कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो मतलब उनके पास क्या है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, इनको रिमूव करा जा सकता है ऑफ फ्रॉम द ऑफिस बाय प्रेसिडेंट केस में ओनली इन द मैनर, मतलब इनको जो रिमूव करा जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा करा जा सकता है या जो ग्राउंड मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके द्वारा। और इसका मतलब ये है कि मतलब जब तक, इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक वो रह सकते हैं, नहीं, ये अपॉइंट उनके द्वारा करे जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि जब तक प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहेगा तब तक रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो कोई भी जज है सुप्रीम कोर्ट का वो रिमूव नहीं करा जा सकता है, इम्पीच करा जा सकता है। और अभी तक कोई भी जो इम्पीच जो करा गया है, मतलब बेसिकली अभी तक कोई भी नहीं करा गया। और प्लस इम्पीच इन द सेंस कि भाई यार उसमें लोकसभा और राज्यसभा तो होना ही चाहिए ना, मेंबर्स वगैरह, वरना अगर ऐसी बात होती तो जो 1992 1993 वाले जज को रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन वो डिफीट हो गए लोकसभा में, तो इसलिए प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है। फिक्स्ड सर्विस कंडीशन यानी कि जो सैलरीज एंड अलाउंसेज है, जो प्रिविलेजेस हैं, जो लीव है, पेंशन है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की मेंशन वो डिटरमाइन करे जाते हैं टाइम टू टाइम पार्लियामेंट के द्वारा, और ये चेंज नहीं हो, दे कैन नॉट बी चेंज टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके। और जो कंडीशन है सर्विस ऑफ द जजेस की सुप्रीम कोर्ट की रिमेन सेम ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। एक्सपेंस जो कि चार्ज होता है कि इस पर कंसोलिडेटेड फंड पे, यानी कि जो सैलरीज अलाउंसेज एंड जो पेंशन जजेस का एंड जो स्टाफ की एज वेल एज जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो चार्ज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और ये नॉन वोटेबल है पार्लियामेंट के द्वारा, दे कैन नॉट बी डिस्कस्ड बाई इट। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोहिबिट करता है कोई भी डिस्कशन पार्लियामेंट में और इन स्टेट लेजिस्लेचर जो कि विद रेस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ द जजेस और सुप्रीम कोर्ट के इन द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज एक्सेप्ट व्हेन इम्पीचमेंट मोशन इज अंडर कंसिडरेशन, मतलब वो ये कंसिडरेशन में रहना चाहिए पार्लियामेंट का इम्पीचमेंट मोशन, तब वो क्या करा जा सकता है, डिस्कस करा जा सकता है, वरना ऐसा तो नहीं डिस्कस हो सकता। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, यानी जो रिटायर्ड जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रोहिबिट होते हैं प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट बिना किसी अथॉरिटी के विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंश्योर करता है कि ये फेवर नहीं कर सकते हैं किसी का भी इन द होप ऑफ अ फ्यूचर फेवर। पावर जो है पनिश करने की फॉर इट्स कंटेम्प्ट, मतलब ये है कि पिछली बात है, अब सामने वाले का फेवर करेंगे तो इनको लगेगा कि अरे सामने वाले का फेवर कर देते हैं, जैसे रिटायर हो जाएंगे तो ये कुछ पोजीशन दे देगा, तो इसलिए उनको मना करा गया है इस तरह की पोजीशन के लिए। तो जो पावर है पनिश करने के लिए कंटेम्प्ट के लिए, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है पनिश कर सकता है किसी पर्सन को उसके कंटेम्प्ट के लिए, ये जो एक्शन एंड जो डिसीजन है वो क्रिटिसाइज एंड अपोज करा नहीं जा सकता किसी बॉडी के द्वारा, तो ठीक। और जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि वो मेंटेन कैसे करती है अथॉरिटी, डिग्निटी एंड ऑनर। फ्रीडम जो है अपॉइंट करने की उसके स्टाफ को, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो अपॉइंट करता है, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट होता है सुप्रीम कोर्ट बिना किसी इंटरफेरेंस के एग्जीक्यूटिव के, और ये प्रिस्क्राइब करता है अपनी कंडीशन ऑफ सर्विस। इसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो कैन बी कर्टेल्ड, यानी कि जो पार्लियामेंट है वो ऑथराइज नहीं, इज़ नॉट ऑथराइज टू कर्टेल द जुरिस्डिक्शन पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को अलग अलग तरीके की, हाउएवर जो पार्लियामेंट है वो उसको एक्सटेंड भी कर सकता है। सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायरेक्ट करता है स्टेट को कि वो स्टेप ले सेपरेट करने का जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से पब्लिक सर्विसेज में। इसका मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं वो पजेस नहीं करती हैं जुडिशियल पावर को, कॉन्सिक्वेंटली उनका जो इम्प्लीमेंटेशन और जो रोल है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ का जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में वो फिर कैम टू एन एंड। जुरिस्डिक्शन एंड जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कंफर्म करा एक एक्सटेंसिव जुरिस्डिक्शन एंड वास्ट पावर ऑन द सुप्रीम कोर्ट, और ये ओनली एक फेडरल कोर्ट है जैसे कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की तरह, बट ऑल्सो एक फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, और जो अपर हाउस है ब्रिटिश पार्लियामेंट के, और ये एक फाइनल इंटरप्रिटेटर है जो गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड गारंटर है फंडामेंटल राइट्स का सिटीजन की।
फर्दर ये एडवाइजरी एंड सुपरवाइजरी पावर है, इसकी एडवाइजरी एंड सुपरवाइजरी पावर है। देयरफॉर जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं जो कि मेंबर हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन की, उन्होंने रिमार्क करा क्या कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसकी काफ़ी ज़्यादा पावर है देन एनी अदर सुप्रीम कोर्ट इन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो जुरिडिक्शन एंड जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की वो क्लासीफाई हो सकती है कैसे, जैसे कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन, है ग्रेड जुरिडिक्शन, अपीलेट जुरिडिक्शन, एडवाइजरी जुरिडिक्शन और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पार्ट ऑफ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, कुछ अदर पावर्स भी हैं जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। जैसे कि अगर आप देखें जो फेडरल कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट का, वो डिसाइड कर सकता है डिस्प्यूट जो कि किन्हीं दो डिफरेंट यूनिट्स के बीच में हुआ हो इंडियन फेडरेशन के। अगर थोड़ा सा और डिटेल में देखें, जैसे कि सेंटर या एक से ज़्यादा के स्टेट में कोई झगड़ा हुआ हो, या सेंटर या किसी भी स्टेट के बीच में झगड़ा हुआ हो, स्टेट ऑन वन साइड, ठीक, सेंटर या कोई भी स्टेट है दूसरी तरफ, या एक से ज़्यादा स्टेट्स हैं या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में झगड़ा हुआ, तो जितने भी है वो फेडरल डिस्प्यूट है जो सुप्रीम कोर्ट है उसके एक एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। और जो एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि कोई भी अदर कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता सच डिस्प्यूट एंड ओरिजिनल मीन्स, यानी कि जो पावर टू हियर सच डिस्प्यूट इन द फर्स्ट इंस्टांस बट नॉट बाय अ पे ऑफ अपील। मतलब कोई भी कोर्ट जो है वो इसके अलावा डिसाइड नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें, ठीक। और जो एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की, इसके 2 पॉइंट नोट करने वाले हैं क्या, कि जो डिस्प्यूट है वो इन्वॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन जो कि रिलेटेड हो एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट से लीगल राइट्स के, एक्सटेंट ऑफ लीगल राइट डिपेंड्स। और जो क्वेश्चन है पॉलिटिकल नेचर का वो एक्सक्लूड होता है इससे। और जो कोई भी सेकंड की जो कोई भी चीज़ लेकर आई जाती है सुप्रीम कोर्ट के सामने एक प्राइवेट सिटीजन के द्वारा अगेंस्ट सेंटर और स्टेट, वो कैन नॉट बी एंटरटेन अंडर दिस। फर्दर ये जो जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो एक्सटेंड नहीं होती है टू द फॉलोइंग, यानी कि जो डिस्प्यूट है जो कि अराइज होता है आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी या एग्रीमेंट या कॉन्वेंट एंगेजमेंट सनद और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। और जो एक डिस्प्यूट है जो कि होता है और अराइज आउट ऑफ एनी ट्रीटी एग्रीमेंट, तो जो स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है कि जो जुरिडिक्शन है डज नॉट हैव एक्सटेंड टू सच अ डिस्प्यूट और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। और जो मैटर है रेफर टू द फाइनेंस कमीशन, एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ऑर्डिनरी डिस्प्यूट होते हैं कमर्शियल नेचर के बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और रिकवरी होती है डैमेजेस की बाय स्टेट अगेंस्ट द सेंटर। 1961 में जो फर्स्ट शूट था अंडर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की, वो लाया गया था वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के द्वारा अगेंस्ट द सेंटर। और जो स्टेट गवर्नमेंट ने चैलेंज कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कोल बियरिंग एरियाज़ की, जो कि एक्विजिशन डेवलपमेंट एक्ट 1957 से रिलेटेड थी, पास कराया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। हाउएवर जो सुप्रीम कोर्ट था उसने डिसमिस कर दी थी ये शूट अपहोल्ड करने से, बाय अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट, मतलब एक्ट को उसने संवैधानिक करार दे दिया था, इस वजह से उसको डिसमिस कर दिया था उसकी प्ली को। रिट जुरिडिक्शन यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कॉन्स्टिट्यूट करा है सुप्रीम कोर्ट का एक गारंटर एंड एक डिफेंडर फंडामेंटल राइट्स का और सिटीजन्स का। और जो सुप्रीम कोर्ट है वह एम्पायर है कि वो इशू कर सकता है रिट्स, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन की वारंट एंड सर्टियोरिटी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट एक किसी सिटीजन के। और इन दिस रिगार्ड जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन है इस सेंस में डेट एन एग्रीवेट सिटीजन जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, नॉट नेसेसरीली बाय वे ऑफ अपील। हाउएवर जो रिट जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो एक्सक्लूसिव नहीं है। और जो हाई कोर्ट है वो भी एम्पावर है कि वो इशू कर सकता है रिट्स एनफोर्समेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट को। इसका मतलब ये है कि जिस टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन के वो वायलेट होते हैं, तो जो भी एग्रीवेट पार्टी होती है उसके पास ऑप्शन है कि वो मूव कर सकता है, मतलब जा सकता है इधर द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। और देयरफॉर जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की विद रिगार्ड टू फेडरल डिस्प्यूट ये डिफरेंट है ओरिजिनल जुरिडिक्शन से, ठीक। विद रिगार्ड टू डिस्प्यूट जो कि रिलेटेड है फंडामेंटल राइट से, पहले केस में ये एक एक्सक्लूसिव है एंड सेकंड केस यानी कि एक कॉन्करेंट है हाई कोर्ट जुरिडिक्शन के साथ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आपका जा सकता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन और रिट जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में जा सकता है। मोरओवर जो पार्टीज है वो इन्वॉल्व हैं फर्स्ट केस में एज आर यूनिट ऑफ फेडरेशन, यानी कि उनको ऐसा देखा जाता है कि यूनिट ऑफ फेडरेशन है सेंटर एंड स्टेट, वाइल जो डिस्प्यूट है सेकंड केस में वो एक एज अ सिटीजन एंड द गवर्नमेंट देखा जाता है जो कि सेंट्रल और स्टेट होता है। और ये
देर इज ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड डेट ऑफ हाई कोर्ट। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो इशू कर सकता है रिट्स ओनली एनफोर्स करने के लिए फंडामेंटल राइट्स का एंड नॉट फॉर अदर पर्पसेज। और जो हाई कोर्ट है ऑन द अदर हैंड वो इशू करता है रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो फॉर अदर पर्पसेज। इसका मतलब ये है कि जो रिट जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट की वो वाइडर है सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा, बट जो पार्लियामेंट है वो कन्फर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इशू रिट्स फॉर अदर पर्पसेस एज वेल। अगर आप देखेंगे तो रिट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 32 के थ्रू आप जा सकते हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक। अब पहले क्या होता है कि भाई सुप्रीम वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है, फिर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन रिट जुरिस्डिक्शन ऐसी है जो कि आप सीधा सीधा अपने फंडामेंटल राइट का अगर आपके हनन हुआ है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। रिट जो है वो 5 प्रकार की होती है, 5 के टाइप अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो थोड़ा सा उसका वाइडर सेंस है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिट सिर्फ जाती है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, लेकिन हाई कोर्ट में आप क्या लीगल राइट की भी लेके जा सकते हैं आर्टिकल 226 के थ्रू, और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 का इस्तेमाल होता है। ओके, आगे चलते हैं। अपीलेट जुरिस्डिक्शन, तो जैसे कि मेंशन है मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ओनली सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट ओनली सक्सीड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बट इसने रिप्लेस करा जितने भी ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल थे हैज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्राइमरली एक कोर्ट ऑफ अपील एंड हियर करता है अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट। और ये एंजॉय करता है एक वाइड अपीलेट जुरिस्डिक्शन जो कि क्लासिफाइड है अंडर 4 हेड्स: अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, अपील्स इन सिविल मैटर, अपील्स इन क्रिमिनल मैटर्स या अपील बाय स्पेशल लीव। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में जो अपील है वो बनाई जा मतलब लेके जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट इफ़ जो हाई कोर्ट है वो सर्टिफाई करता है कि जो केस है वो इन्वॉल्व करता है एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो कि रिक्वायर करता है इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन की। बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट की जो पार्टी इन द केस वो अपील कर सकती है सुप्रीम कोर्ट को ऑन द ग्राउंड की जो क्वेश्चन है वो रॉन्गली डिसाइडेड है सिविल मैटर में। कि जो एक अपील है जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जाती है किसी भी जजमेंट की ऑफ हाई कोर्ट, इफ़ तो इफ़ जो हाई कोर्ट है सर्टिफाई करता है जो केस इन्वॉल्व करता है एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक जनरल इंपॉर्टेंस का या जो क्वेश्चन है उसको डिसाइड वो उसको ज़रूरत है डिसाइड करे जाने की सुप्रीम कोर्ट से। तो ओरिजिनली जो कि सिविल केसेस जो कि इन्वॉल्व करते थे 20,000 रुपये 20,000 कुड बी अलाउड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, बट ये जो मैंने मॉनेटरी लिमिट थी वो रिमूव कर दी गई 30 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972 के थ्रू। यानी कि जो कोई भी सिविल केसेस जो कि 20,000 के आसपास के हैं तो वो जा सकते हैं, लेकिन ये लिमिट हटा दी। क्रिमिनल मैटर यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हियर करता है अपील अगेंस्ट द जजमेंट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में हाई कोर्ट के। इफ़ जो हाई कोर्ट है उसका हैज़ ऑन अपील रिवर्स एंड ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन एक्यूज पर्सन एंड सेंटेंस हिम टू डेथ, यानी कि वो डेथ सेंटेंस वगैरह मिली है या उसको लेके जाया गया हैज़ टेकन बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एन सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड कन्विक्ट करा गया एक्यूज पर्सन को एंड सेंटेंस करा गया उसको डेथ, और सर्टिफाई करा गया कि जो केस है इज़ अ फिट वन फॉर अपील ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इन द फर्स्ट 2 केसेस जो एक अपील है वो लाई करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने एज अ मैटर ऑफ राइट विदाउट एनी सर्टिफिकेट ऑफ द हाई कोर्ट, बट इफ़ जो हाई कोर्ट है रिवर्स कर देता है ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन एंड उसने ऑर्डर करा एक्विटल एक्यूज का तो कोई भी राइट नहीं है अपील का टू द सुप्रीम कोर्ट। 1970 में जो हाई कोर्ट है जो पार्लियामेंट है उसने एनलार्ज करा क्रिमिनल अपीलेट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का, ठीक। अकॉर्डिंगली जो कोई भी अपील है वो लाई करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने फ्रॉम द जजमेंट इफ़ जो हाई कोर्ट की इफ़ जो हाई कोर्ट है हैज़ ऑन अपील एंड रिवर्स कर दिया उसने ऑर्डर एक्विटल ऑफ एन एक्यूज पर्सन एंड सेंड और उसको इम्प्रिजनमेंट दे दिया लाइफ का और 10 सालों का, और या कोई भी जो केस है इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड कन्विक्ट कर दिया उसने पर्सन को एंड सेंटेंस कर दिया है उसको क्या इम्प्रिजनमेंट लाइफ का और फॉर 10 ईयर्स। या फर्दर जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की वो एक्सटेंड होती है सिविल एंड क्रिमिनल मैटर दोनों में, जिसके अंदर में जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है उसकी जो जुरिस्डिक्शन है हियर करने की अपील्स हाई कोर्ट से जो कि कवर्ड नहीं होती अंदर सिविल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन के सुप्रीम कोर्ट के जो कि मैंशनड है ऊपर। अपील बाय स्पेशल लीव यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑथराइज्ड है कि वो ग्रांट कर सकता है डिस्क्रिशन स्पेशल लीव
टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, किसी भी मैटर में जो कि पास करा गया किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल के द्वारा कंट्री में, एक्सेप्ट मिलिट्री ट्राइब्यूनल और कोर्ट मार्शल। जो प्रोविज़न कंटेन करता है 4 एस्पेक्ट कि एक ये डिस्क्रिशनरी है एंड उसको क्लेम नहीं करा जा सकता एज अ मैटर ऑफ राइट। ये क्या है, इट कैन बी ग्रांटेड इन एनी जजमेंट वेदर फाइनल और इंटरलोक्यूटरी, और ये रिलेटेड है किसी मैटर से कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, इनकम टैक्स, लेबर, रेवेन्यू, एडवोकेट्स। ग्रांट करती है, ये दी जाती है अगेंस्ट एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल एंड नॉट नेसेसरीली अगेंस्ट अ हाई कोर्ट ऑफ कोर्ट्स एक्सेप्ट अ मिलिट्री कोर्ट। दस तो स्कोप है इस प्रोविज़न का वो काफ़ी वाइड है एंड इट वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट विद अ प्लेनरी जुरिसडिक्शन टू हियर अपील्स एंड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर जो सुप्रीम कोर्ट है इटसेल्फ एक एक्सेप्शनल एंड ओवरराइडिंग पावर। It has to be exercised sparingly and with caution only in a special extraordinary situation. Beyond that, it is not possible to factor the exercise of this power and set formula or rule. ओके चलो ठीक है, आगे के जो जुरिस्डिक्शन वगैरह हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें कि इसमें हो जाएगा। अच्छे से होनी चाहिए चीज़ें, तो इसमें नहीं कवर करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे उसको। तो बाय एवरीवन, टेक केयर, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।